हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल बर्मन आप सभी का एडोब क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हमने कल के वीडियो में चर्चा की थी अशोक के बृहत स्तंभ लेखों के बारे में। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलते हैं आगे, वीडियो शुरू करते हैं। हमने कल के वीडियो में देखा था बृहत स्तंभ लेखों के बारे में, जो हमें मिलता है कहाँ से, जो हमें दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा जो टोपरा से दिल्ली तक लाया गया था, दिल्ली ले आकर स्थापित किया गया है। दिल्ली मेरठ, मेरठ से दिल्ली ले आकर स्थापित किया गया है। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा और प्रयाग कौशाम्बी है। ये सब हमको मिलते हैं और सारे के सारे जो लेख लिखे गए हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं, आपको ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इस पर क्या क्या बात लिखी गई थी इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि इनमें धर्मानुशासन की बात कही गई थी पहले में, दूसरा में धर्म की परिभाषा दी गई थी, तीसरा में पापमय कार्यों को मतलब हटाने की बात कही गई थी, अपने जीवन से निकालने की बात की गई थी, जिसमें पापमय कार्यों में आता था ईर्ष्या, क्रोध आदि। अब हम चौथे में देखे थे राजुक को न्यायिक अधिकारी बनाया गया था। जो राजुक जो था उससे क्या बनाया गया था, न्यायिक अधिकारी बनाया गया था। किस वर्ष बनाया गया था, तो 26वें वर्ष बनाया गया था। और 26वें वर्ष किस राज्याभिषेक के 26वें वर्ष, ठीक है। अब हम चौथा में एक और देखे थे कि जो मृत्यु प्राप्त व्यक्ति था उसको 3 दिन तक की अतिरिक्त मोहलत दी गई थी, ठीक है। अगला में बात किए थे जीवन रक्षा अधिनियम बनाया गया था। और छठा में बात किए थे धर्म की तटस्थता के बारे में कि इस शासन में जो था धर्म की तटस्थता था। अगर अंतिम में बात किए थे जो हमें कहाँ मिलता है, सतमा लेख है वो हमें सिर्फ कहाँ से मिलता है, दिल्ली टोपरा से मिलता है, जिसमें 7 लेख हैं। इसको सबसे लंबा लेख भी कहा गया है और सबसे बृहत स्तंभ लेख भी कहा गया है, ठीक है। इसमें हमको क्या बात मिलता है, नैतिक कल्याण के बात किया जाता है, लोक कल्याणकारी की बातों की जाती है, लोक कल्याणकारी बातों का अध्ययन मिलता है। अब हम आगे चलते हैं। आज हमारा जो है बृहत स्तंभ लेख हमने देख लिया। अब हम लोग को बात करना है लघु स्तंभ लेख के बारे में। लघु हम लोग बात कर रहे हैं आज लघु स्तंभ लेख के बारे में। लघु स्तंभ लेख में हमको कहाँ कितने स्थान से प्राप्त होता है, तो इसमें स्थान की संख्या जो है, जो हमें कितने स्थानों से प्राप्त होता है, तो स्थान की संख्या जो हमको मिलता है 5 स्थानों से मिलता है, ठीक है। तो उन 5 स्थानों का हम अध्ययन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला स्थान हमको मिलता है, पहला स्थान कहाँ से मिलता है, जो पहला मिलता है वो मिलता है सांची, ठीक है। आपको कई बार आप पढ़े होंगे सांची का स्तूप, ठीक है, या सांची का लघु स्तंभ लेख, जो क्या है, एक लघु स्तंभ लेख है, सांची का स्तंभ लेख। दूसरा बात करते हैं, दूसरा बात करें तो सारनाथ में दूसरा है। अगर तीसरा बात करें, जो तीसरा हमको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, तीसरा मिलेगा कौशाम्बी, प्रयाग कौशाम्बी जो है वो दोनों मिलता है, लघु शिलालेख भी और बृहत स्तंभ लेख भी, लघु स्तंभ लेख भी और बृहत स्तंभ लेख भी। सांची का स्तूप, सारनाथ का लघु स्तंभ लेख, कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख, ठीक है। आगे बात करें तो हमको मिलेगा रुम्मिनदेही, ये क्या है, ये गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, ठीक है। रुम्मिनदेही गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग
जो हमें 5 स्थानों से मिलता है। जो 5वां स्थान है वो कहाँ है? निभिगला, निगलिभा। ठीक है, कहाँ कहाँ से मिलता है हमको? सांची से मिलता है, सारनाथ से मिलता है, कौशाम्बी से मिलता है, रूमीनदेही से मिलता है और निगला से मिलता है। ठीक है, अब इनमें क्या क्या कहा गया है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो ये तीनों हैं, सारनाथ, सांची और कौशाम्बी, इन में बताया गया है कि जो व्यक्ति संघ में भेद डाले या फिर जो भिक्षु है वो संघ में भेद डाले। कौन संघ में? बौद्ध संघ में। ठीक है, कौन संघ में? बौद्ध संघ में। जो भिक्षु बौद्ध संघ में भेद डाले उसको क्या कहा गया है? उसको दंड देने के बाद कहा गया है। दंड में क्या प्रावधान है? कि उसको वर्जित स्थान पर पहुंचाया जाए। जो वर्जित स्थान है, जहां बौद्ध भिक्षुओं को जाने का अनुमति नहीं है, वहां पहुंचाया जाए। किनको? जो संघ में भेद डालने का प्रयत्न करते हैं। जो संघ में भेद डालने का प्रयत्न करते हैं उनको क्या किया जाए? दंड के तौर पर क्या किया जाए? उनको भेजा जाए कहाँ? जहाँ उनको मना किया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इन तीनों में बात किया गया इसके बारे में। बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ में जो भेद डाले उसको दंड देने की बात कही गई। कहाँ कहाँ? सांची, सारनाथ और कौशाम्बी। अब हम बात करते हैं रूमीनदेही का। जो रूमीनदेही है वो कहाँ है? नेपाल के तराई में, जो गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? ये सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है, ये स्टार लगा के इसको मतलब याद कर लीजिए। जो रूमीनदेही है, सिर्फ इसी में आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। बाकी सब में राजनैतिक बारे में बात की गई है कि मतलब हमारा जो साम्राज्य है उसमें क्या क्या काम किया जाएगा, कहाँ कहाँ तक क्या क्या अति होगा। और इसमें क्या कहा गया है? सिर्फ और सिर्फ इसमें इसी में क्या कहा गया है? आर्थिक बारे में बात की गई है। इसमें क्या कहा गया है? जो धार्मिक कर लगता था, जो क्या था? धार्मिक कर था। जो किसी धर्म को मानने पर कर लगाया जाता था, धार्मिक कर, वो इस स्थान पर क्या कर दिया गया? वो इस स्थान पर रूमीनदेही पर क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया। धार्मिक कर नहीं लेने की बात कही गई। और साथ ही साथ जो और भी इसमें लिखा गया कि 1/8 भाग भू राजस्व का कितना कर दिया गया? 1/8 भाग। मतलब पहले जितना लगता था उसका अब कितना लेगा? 1/8 भाग लगेगा। भू राजस्व को क्या कर दिया गया? घटाकर क्या कर दिया गया? 1/8 कर दिया गया। ठीक है, भू राजस्व को घटाकर कितना कर दिया गया? 1/8 कर दिया गया। और रूमीनदेही से ही हमको अशोक की पत्नी किसके बारे में पता लगता है? कारुबाकी के बारे में पता लगता है। कारुबाकी के बारे में पता लगता है। अशोक की पत्नी किसकी बारे में? कारुबाकी के बारे में पता लगता है। इसलिए रूमीनदेही का अभिलेख जो है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? रानी का अभिलेख। रानी का अभिलेख। ठीक है, इसको रूमीनदेही को और किस नाम से जाना जाता है? रानी का अभिलेख। कारुबाकी कौन थी? तो कारुबाकी किसकी पत्नी थी? अशोक की पत्नी थी। और जिसका जो पुत्र था उसका नाम क्या था? इसका जो पुत्र था उसका नाम था तीबर। ठीक है, कारुबाकी की पुत्र का क्या नाम था? तीबर था। और किसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? रानी का अभिलेख रूमीनदेही को कहा जाता है। रूमीनदेही के जो लघु स्तंभ लेख है उसको क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख। ठीक है, इसमें किसके बारे में बात की गई है? रानी जो है कारुबाकी, उसके बारे में बात की गई है। और साथ ही साथ इसको में क्या कहा गया है? जो रूमीनदेही स्थान है वहाँ धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और 1/8 भाग भू राजस्व का कर दिया गया है। अब निभिला क्या है? इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें अब हमको मिलता है
निभुला में कि जो 14वां वर्ष था, 14वां वर्ष, किस वर्ष? 14वां वर्ष किसका? राज्याभिषेक का 14वां वर्ष, अशोक के राज्याभिषेक के 14वें वर्ष कनक मुनि की आश्रम का, कनक मुनि, एक कनक मुनि थे, कनक मुनि के आश्रम का क्या करवाया गया था? कनक मुनि का जो आश्रम स्तूप था उसको क्या करवाया गया था? जीर्णोद्धार करवाया गया था। मतलब दोबारा से उसको क्या करवाया गया था? बनाया गया था। दोबारा से उसमें क्या किया गया था? उसका दोबारा से बनाया गया था। कनक मुनि का स्तूप जो है उसको दोबारा से बनवाया गया है। इसको किसमें कहा गया है, किसमें बताया गया है? निभला के जो लघु स्तंभ लेख है उसके बारे में बताया गया है कि उसको जीर्णोद्धार करवाया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हम लोग ने बात कर लिया किसके बारे में? लघु स्तंभ लेख के बारे में बात कर लिया। इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कितना स्थान पर है, कितने स्थान पर लघु स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है? 5 स्थान पर प्राप्त हुआ है। कौन कौन? सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, रूमिनदेही और निगभिला, निगलिभा। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, सांची, सारनाथ और कौशाम्बी में हमको क्या मिलता है? बौद्ध धर्म के बारे में मिलता है। जो बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में जो भेद डालेगा, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा? दंड दिया जाएगा। कि तीनों में मिलता है, सांची, सारनाथ और कौशाम्बी में। रूमिनदेही में हमको क्या मिलता है? रूमिनदेही में मिलता है कि रूमिनदेही जो स्थान है, ठीक है, जो गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, उसको क्या किया जाएगा? वहाँ जो है वो धार्मिक कर को खत्म कर दिया जाएगा और जो भू राजस्व है, भू राजस्व को 1/8 भाग कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसी में रानी कारूबाकी की भी अध्ययन मिलता है कि एक अशोक की एक रानी जो थी वो कारूबाकी थी, उनका पुत्र कौन था? तीवर। इसलिए इसको बारे में रूमिनदेही के अभिलेख में है, इसलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। निगलिभा की अगर बात करते हैं तो यहाँ क्या किया गया है? इसमें कहा गया है कि कनक मुनि की आश्रम, जो कनक मुनि की स्तूप है उसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। किस वर्ष? राज्याभिषेक के 14वां वर्ष। ठीक है, अब हम आगे से चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग को क्या जानना है? गुहा लेख के बारे में। हमने देख लिया कि क्या क्या देखा? बृहद शिलालेख देखा, बृहद स्तंभ लेख देखा, लघु शिलालेख देखा और लघु स्तंभ लेख देखा। अब हम लोग को बात करना है और देखना है कि गुहा लेख के बारे में। चलिए तो गुहा लेख शुरू करते हैं। गुहा लेख कहाँ रहेगा? गुहा अर्थात गुहा लेख कहाँ रहेगा? पहाड़ों में रहेगा। ठीक है, गुफाओं में रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं गुहा लेख के बारे में। गुहा लेख जो है वो हमको कहाँ मिलता है? बिहार, हमारा जो बिहार है, बिहार। ठीक है, बिहार के किस जिले में मिलता है? बिहार के गया जिले में। और गया जिले में कहाँ मिलता है? बराबर पहाड़ी पर। बराबर की पहाड़ी। ठीक है, बिहार के गया जिले में बराबर की पहाड़ी पर हमको क्या मिलता है? गुहा लेख मिलता है। ठीक है, और ये किसको दान में दी गई थी? ये किसको दान में दी गई थी? ये आजीविकों को दान में दी गई थी। आजीविकों को दान में दी गई थी। ठीक है, आजीविकों को दान में दी गई थी। और कौन कौन गुफा दान में दी गई थी उसके बारे में देखते हैं। गुफा जो था वो कौन कौन था? कर्ण, और जिसमें क्या लिखा गया है? गुहा लेख है। कर्ण, चौपार, कर्ण, चौपार, कर्ण, चौपाड़,
ठीक है। आगे बात करें तो सुदामा और विश्व झोपड़ी। सुदामा और विश्व झोपड़ी, ठीक है। इन में क्या किया गया है, गुहाओं का निर्माण करवाया गया है कर्ण, चौपाड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी में, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। गुहा लेक के बारे में हम लोग पता लग गया कि गुहा लेक हमको कहाँ से मिलता है, बिहार के गया जिले के बरावर पहाड़ी में मिलता है। और किसको दान में दिया गया था, आजीविकों को दान में दिया गया था। और यहाँ से क्या मिलता है, कर्ण, चौपाड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी से हमको गुहा लेक मिलता है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अशोक वंश के जो विशेष बातें हैं उनमें बात करते हैं। चलिए, तो अशोक जो है, अशोक जो है अशोक की माता कौन थी? अशोक की माता कौन थी? अशोक की माता थी सुभद्रांगी। अशोक की माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी, ठीक है। ये कहाँ की थी? ये चंपा की थी। कहाँ की थी? चंपा की थी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। माता के बारे में जान गए। माता कौन थी? सुभद्रांगी थी। माता कौन थी? सुभद्रांगी थी। माता कौन थी? सुभद्रांगी थी, जो कहाँ की थी? चंपा की थी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं किसकी? महाबोधि वंश। महाबोधि वंश। महाबोधि वंश। महाबोधि वंश जो था, उसकी राजकुमारी विदेश महादेश, ठीक है, जो अशोक की पत्नी थी, जिससे इस अशोक का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। किस वंश की थी? महाबोधि वंश की थी। इसी का पुत्र कौन था? महेंद्र। और पुत्री कौन थी? संघमित्रा। पुत्र कौन था? महेंद्र। और संघमित्रा जो थी वो पुत्री थी, जिसे अशोक ने क्या किया था? अशोक ने क्या किया था? श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अब हम आगे बात करते हैं। कलिंग पर जो आक्रमण था, ठीक है, कलिंग पर जो युद्ध किया गया था, कलिंग से जो युद्ध किया गया था वो कब किया गया था? 261 ईसा पूर्व। और यह हमको किस अभिलेख से प्राप्त होता है? किस अभिलेख से हमको प्राप्त होता है? कलिंग के बारे में, कलिंग से जो युद्ध हुआ था उसको हमको किस अभिलेख में प्राप्त होता है? आपको याद है? आपको याद है किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है हमको कलिंग के बारे में? हाँ, याद आ गया होगा। 13वां जो शिलालेख है उसके 13वें लेख में हमको मिलता है। किसके बारे में? कलिंग के बारे में मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे अशोक जो मौर्य वंश है उसकी विशेष बातों को। हम देखते हैं, हमने बात की थी जो इंडिका था, जो इंडिका था, इसका स्थापना, इसका रचना किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था,
हमको पता है। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। अब मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना तो की थी, लेकिन इसमें किसका वर्णन मिलता है हमको? जो पाटलिपुत्र का प्रशासन था, पाटलिपुत्र का प्रशासन के बारे में हमको मिलता है। पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में हमको मिलता है। ठीक है। मेगास्थनीज जो है इंडिका के बारे में, इंडिका में क्या लिखते हैं? पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बताते हैं हमें। आगे चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगति का जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के शासनकाल में किसमें, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। आगे हम बात करते हैं जो मेगास्थनीज थे जिन्होंने इंडिका की रचना की थी, मेगास्थनीज, और अपनी इंडिका में जो पाटलिपुत्र के प्रशासन है उसके बारे में जानकारी देते हैं। वो मेगास्थनीज ने जो भारतीय है, भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा था? 7 वर्गों में बांटा था। भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने कितने वर्गों में बांटा था? 7 वर्गों में बांटा था। और अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे? अर्थशास्त्र के रचनाकार, अर्थशास्त्र के रचनाकार थे कौन थे? चाणक्य या कौटिल्य? चाणक्य। ठीक है। कौन थे? चाणक्य थे। तो चाणक्य ने किसकी रचना की थी? अर्थशास्त्र। और इसको में मिलता है हमको सीता भूमि। सीता भूमि, इसका क्या अर्थ है? इसको में हमको क्या मिलता है? सीता भूमि मिलता है। सीता भूमि का अर्थ क्या है? सीता भूमि का अर्थ क्या है? तो हमको सीता भूमि का जो अर्थ है वो है जनजातियों द्वारा, जनजातियों द्वारा जो भूमि जोती जाती थी उसको हम क्या कहते थे? सीता भूमि। जो जनजातियों द्वारा, जो वन में रहते थे उनके द्वारा जो भूमि जोती जाती थी उसको क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं एक और, उदय भाग। जो उदय भाग था वो क्या था? ये उदय भाग क्या था? उदय भाग, उदय भाग एक प्रकार का सिंचाई तंत्र था। सिंचाई तंत्र था, कर था। क्या था? सिंचाई कर था। क्या था? सिंचाई कर था। जो उदय भाग था वो क्या था? सिंचाई कर था। ठीक है। सिंचाई कर था। सिंचाई के लिए जो कर लिया जाता था उसको क्या कहते थे? उदय भाग कहते थे। ठीक है। हम लोग जान गए सिंचाई कर के बारे में, हम लोग जान गए सीता भूमि के बारे में, हम लोग ने जान गया कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा? 7 वर्गों में बांटा। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई और कहाँ हुई ये भी जान गया। हम लोग जाने कि इंडिका में जो पाटलिपुत्र है उसके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। हमने महेंद्र और संघमित्रा की माता का नाम जान गया, कौन थे? विदेश महादेवी। ठीक है। वो किस वंश की थी? महाबोधि वंश की थी। हम अशोक की माता के बारे में भी जान गए, वो सुभद्रांगी थी जो चंपा की रहने वाली थी। ठीक है। अब हम इसके अंतिम शासक, जो इसके बाद जो शासक हुए वो कोई ज़्यादा खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, खास इतिहास में कोई जगह नहीं ले पाए। इनके जो अगले शासक रहे वो कुणाल रहे, कुणाल। ठीक है। उसी प्रकार आगे जो शासन चला उसमें कोई
वैसा शासक फिर वापस नहीं आया, कोई वैसा शासक नहीं हुआ जो इतिहास में विशेष स्थान रख सके। ठीक है, और अंतिम रूप से जो इसका अंतिम शासक हुआ, जो इनका अंतिम शासक हुए वो कौन है? बृहद्रथ। कौन हुए? बृहद्रथ। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1850 ईसा पूर्व। ठीक है, बृहद्रथ जो थे वो क्या हुए? अंतिम शासक, और इनकी मृत्यु कब हो गई? 185 ईसा पूर्व। और 185 ईसा पूर्व इसकी हत्या किसने की थी? इनके जो सेनापति थे, पुष्पमित्र शुंग। पुष्पमित्र शुंग जो थे वो इनके सेनापति थे। उन्होंने बृहद्रथ की हत्या कर दी। ठीक है, बृहद्रथ की हत्या कर दी, और बृहद्रथ की हत्या करके क्या किया? शुंग वंश को स्थापित किया। किस वंश को स्थापित किया? शुंग वंश को स्थापित किया। ठीक है, किस वंश को स्थापित किया? शुंग वंश को स्थापित किया। किसकी मृत्यु के बाद? पुष्पमित्र शुंग ने किसकी मृत्यु के बाद किया? बृहद्रथ को मार कर किया। ठीक है, बृहद्रथ जो मौर्य वंश के अंतिम शासक हुए, उनको मृत्यु पर मतलब मार दिया, और शासन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। किसने? पुष्पमित्र शुंग ने, और अपना वंश की स्थापना की, शुंग वंश के, जिसका शासन काल कब से कब तक रहा था? पुष्पमित्र शुंग के 185 ईसा पूर्व से, ठीक है, 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक कौन चला? शुंग वंश चला। 185 से 75 ईसा पूर्व तक शुंग वंश चला था। ठीक है, आज अगला वीडियो में हम लोग किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे? शुंग वंश के बारे में। और इसको हमको कहा जाता है कि जो था वो क्या था? जो भागवत धर्म था, जो वैदिक था, उसका पुनर्जागरण का काल माना जाता है। किसको माना जाता है? शुंग वंश को भागवत धर्म का पुनर्जागरण का काल माना जाता है, या फिर संस्कृत का पुनरुत्थान का काल माना जाता है। किसको? शुंग वंश को। चलिए, तो हम अगले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए, ताकि ये अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।